अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की बायो में आज हम यूनिट 5 सेल साइकिल में सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मियोसिस क्या है, मियोसिस कौन सा सेल डिवीजन है, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। यानी कि मियोसिस क्या है, मियोसिस एक ऐसे सेल डिवीजन है जिसमें जब डॉटर सेल बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट सेल से हाफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। ये सेल जब मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेंगे तो इनमें जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो 23 होंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। मियोसिस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि क्या करता है, मियोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रखता है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ये किस तरह से मेंटेन रखता है, किस तरह से ये नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखता है। तो स्टूडेंट्स, मियोसिस के थ्रू हमारे पास जो डॉटर सेल बनते हैं वो क्या करते हैं, वो गेमीट्स बनाते हैं, हैप्लॉइड गेमीट्स बनाते हैं। हमारे पास मेल गेमीट जो है वो स्पर्म बनाते हैं और फीमेल गेमीट जो है वो बनाते हैं। अभी हमारे पास जो गेमीट्स हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये गेमीट्स क्या करते हैं, ये कंबाइन होकर मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब ये जाइगोट क्या है, ये डिप्लॉइड है, यानी कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 23 हमारे पास एक गेमीट है, मेल गेमीट है जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये फीमेल गेमीट जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है के साथ कंबाइन होकर जाइगोट बनाएगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 होंगे। ये जाइगोट जो है डेवलप होगा और हमारे पास एक नए ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। पेरेंट सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे और जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 रहेंगे, ये मेंटेन रहेंगे। अब अगर मियोसिस ना हो, माइटोसिस हो, माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन, माइटोसिस के थ्रू गेमीट्स बने, तो उसमें क्या होंगे, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, माइटोसिस हमारे पास वो सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस नहीं होते, उसमें मेंटेन रखते हैं। तो अगर हमारे पास माइटोसिस के थ्रू गेमीट्स बने तो वो गेमीट्स क्या होंगे, वो डिप्लॉयड होंगे, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। ये मेल गेमीट जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये फीमेल गेमीट्स के साथ जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसके साथ कंबाइन होकर जो जाइगोट बनाएंगे, अब उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो डबल होंगे फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल, जो गेमीट है उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, ये गेमीट फीमेल गेमीट के साथ जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसके साथ कंबाइन होकर जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिसमें क्या होंगे, जिसमें 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो पेरेंट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और ऑफस्प्रिंग में 92। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन नहीं रहेंगे। तो हमारे पास माइटोसिस के थ्रू जो है गेमीट्स नहीं बनते, मियोसिस के थ्रू बनते हैं जिसमें क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रखते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मियोसिस की कि ये क्या करते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखता है। अब ये हमने डिस्कस किया एनिमल के केस को। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट किस तरह से अपने लाइफ साइकिल को चलाता है, प्लांट में किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रखते हैं। तो प्लांट सेल जो है वो मियोसिस के थ्रू क्या करता है, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं हैप्लॉइड गेमीट में। ये हैप्लॉइड स्पोर जो है ये माइटोसिस के थ्रू ग्रो करते हैं और वो हैप्लॉइड गेमीट्स बनाते हैं। ये हैप्लॉइड गेमीट्स जो है ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये गेमीट रिपीटेड चेंजेस होंगी इसमें और ये क्या करेंगे, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। ऐसे प्रोसेस को जिसमें हमारे पास माइटोसिस भी हो और मियोसिस भी हो, ऐसे प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। ये स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू गेमीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो गेमीट्स जाइगोट बनाते हैं और वो दोबारा से एक न्यू प्लांट और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो ये थी हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस।
नेक्स्ट हमारे पास जो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है वो क्या है कि ये इट ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस प्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बाय क्रॉसिंग ओवर। यानी कि मियोसिस के तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो न्यू जनरेशन आती है वो क्या होती है, उनमें चेंजेस होती हैं, वो पेरेंट्स से चेंज होते हैं। अब ये क्यों चेंज होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमने मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ा। मियोसिस 1 का जो पहला स्टेज है प्रोफेज 1, उसमें हमने डिस्कस किया था क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि हमारे पास जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट करते हैं। उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं। तो इसमें तो मियोसिस के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्या होते हैं, वो पेरेंट्स से चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि मियोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन होती है। तो हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को। क्या इंपॉर्टेंस है मियोसिस की कि एक तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखता है, और सेकंड इससे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन लाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एपोप्टोसिस एंड निक्रोसिस। अब एपोप्टोसिस और निक्रोसिस क्या है, ये हमारे पास जो दो प्रोसेसेस हैं, ये बेसिकली सेल डेथ है। ये सेल डेथ के लिए प्रोसेस, यानी कि इसमें क्या होते हैं, सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं कि रोज़ाना जो है तकरीबन 50 to 7 मिलियन सेल जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं, उनकी डेथ हो रही होती है। अब इनकी जो डेथ है ये दो तरीक़ों से होती है, एक है एपोप्टोसिस और एक है निक्रोसिस। अब एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस जो है इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अनवांटेड सेल रिमूव होते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम सेल डेथ है, इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है कि किस तरह से एक सेल ने ख़त्म होना है। जैसे कि ये प्रोग्राम सेल डेथ है, इसलिए हमेशा हमारी बॉडी के लिए ये कोई नुकसानदेह नहीं है, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अब एपोप्टोसिस के प्रोसेस में होता क्या है, किस तरह से सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस प्रोसेस में ये होता है कि हमारे पास जिस सेल ने ख़त्म होना होता है, जिस सेल ने डाई होना होता है, वो क्या हो जाए, वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने के बाद क्या होता है, जो सेल का जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसके रिजल्ट में जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो इरेगुलर बॉडी बनाना शुरू कर देता है। उन इरेगुलर बॉडीज़ को एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहा जाता है। अब ये जो बॉडीज़ हमारे पास बनी, जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनी, जो नेबर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को इनगल्फ कर देते हैं, और इस तरह से हमारे पास जो सेल है वो ख़त्म हो जाते हैं। इस रिजल्ट में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई भी ज़ख़म नहीं होता, और इस तरह से सेल ख़त्म हो जाते हैं। हमारे पास एपोप्टोसिस की एग्जांपल क्या है, मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो टेडपोल की जो टेल है वो डिसअपीयर हो जाती है। वो क्यों डिसअपीयर हो जाती है, वो हमारे पास एपोप्टोसिस के थ्रू डिसअपीयर हो जाती है। इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान फिंगर बनती है, उन फिंगर में गैप नहीं होता। इनमें गैप क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें एक मेम्ब्रेन होती है। अब वो मेम्ब्रेन जो है वो एपोप्टोसिस के थ्रू ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से फिंगर के दरमियान गैप आ जाता है। तो हमारे पास जो फिंगर के दरमियान जो गैप आता है वो क्यों हो जाता है, वो हमारे पास एपोप्टोसिस के थ्रू आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है निक्रोसिस। अब निक्रोसिस क्या है, निक्रोसिस भी टाइप ऑफ सेल डेथ है, लेकिन ये ऑपोजिट है एपोप्टोसिस के। यानी कि हमारे पास एपोप्टोसिस क्या है, ये प्रोग्राम सेल डेथ है। निक्रोसिस जो है वो सडन सेल डेथ है। इट अकर ड्यू टू द डिजीज, इंजरी और फेलियर ऑफ द ब्लड सप्लाई। बहुत से टॉक्सिक केमिकल हैं या फिर फिजिकल इवेंट है जो कि क्या करते हैं, जो कि नेक्रोसिस को काज करते हैं। अब ये फिजिकल इवेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सपोजर टू हीट है, ट्रॉमा है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। इसके साथ साथ कोई इंजरी वगैरह लग जाए तो वो क्या करते हैं, वो निक्रोसिस को काज करते हैं, वो सेल की डेथ को काज करते हैं। निक्रोसिस में क्या होता है, निक्रोसिस में सेल जो है वो स्वेलअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें क्या होता है, निक्रोसिस में सेल जो है वो स्वेलअप हो जाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे होल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, और वो इंट्रासेलुलर जो मटेरियल होता है सेल में वो सराउंडिंग में रिलीज़ हो जाता है। अब इससे क्या होता है, इस तरह से हमारे पास जो सराउंडिंग है उसको भी वो निक्रोसिस जो है, निक्रोसिस के रिजल्ट में जो सराउंडिंग सेल होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो निक्रोसिस क्या करता है, ये इन्फेक्शन काज करता है। इसके साथ साथ जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ होती है वो भी किस वजह से होती है, वो भी निक्रोसिस की वजह से होती है। तो स्टूडेंट हमने सेल डेथ को डिस्कस किया। सेल डेथ हमारे पास दो तरह का है, एक है एपोप्टोसिस जो कि हार्मफुल नहीं है, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। सेकेंड हमारे पास निक्रोसिस है जो
जो कि सडन सेल डेथ है, जो एक्सीडेंशियल होती है, ये हमारे पास इन्फेक्शन काज करता है और डिजीज़ को स्प्रेड करता है। तो आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट 6 को स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।